वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन एंड हेलोरीन है और इसके अंतर्गत हमारा जो लेक्चर है दिस इज़ लेक्चर 3। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा है। दूसरे लेक्चर में नेचर ऑफ CX बॉन्ड हमने क्लियर किया है। आज हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है, यानी सिर्फ हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। लैब में हम लोग हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करते हैं, किन किन चीज़ों से तैयार करते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिएक्शन कन्वर्जन एग्जाम्स में आएंगे, तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम अल्कोहल। क्या होता है बच्चों? फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल की मदद से आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो अल्कोहल के अंदर जो रिएक्शन होता है, इसके लिए सबसे पहला ए पार्ट हम इसके अंदर लेते हैं। तो इसके अंदर होता है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड समझते हैं? हैलोजन एसिड का मतलब वो जैसे HCl, मतलब HCl, HBr, HF, HI, इसको यानी कि HX को हम क्या कहते हैं? हैलोजन एसिड। तो यहाँ पे लिखा गया है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। किसका रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड? एल्काइल हैलाइड का? नहीं, वो तो हमको बनाना है। तो किसका रिएक्शन? तो अल्कोहल को जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन करके आएगा? एल्काइल हैलाइड बन करके आएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, इसका नाम है, इस रिएक्शन को हम स्पेशली नाम देते हैं GROOVE ग्रूव्स मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रूव्स मेथड। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ और उससे हम क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे और जो रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रिएजेंट होता है लुकस रिएजेंट। क्या होता है? लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2, है ना? इसके किसके साथ रिएक्शन करवाना है? HCl के साथ, HBr के साथ। ये होता है लुकस रिएजेंट। तो यहाँ पर रिएक्शन कर, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? ROH, ये एक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसको रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, और इसमें क्या करना होगा? चूंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है इसीलिए हीट करने की आवश्यकता है। ये प्राइमरी अल्कोहल है इसीलिए आपको रिएजेंट का भी यूज़ करना होगा और आपको हीट भी करना होगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? ROH से क्या हो जाएगा? RX हो जाएगा, प्लस यहाँ का H और ये OH क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। नहीं समझ में आया? हुआ क्या यहाँ पे? ROH था, अल्कोहल था, उसको जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो जिंक क्लोराइड जो रिएजेंट था वो क्या किया? जिंक क्लोराइड यहाँ पे क्या फैसिलिटेट कर रहा है? जिंक क्लोराइड क्या कर रहा है? टू फैसिलिटेट द क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या होता है? टूटना। टू फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। ये जो एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में इसका इस्तेमाल, ये इसका क्या काम है? इसको हम क्यों डाल रहे हैं? तो ये R और O के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब तक ये R और O के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा तब तक R के साथ X कैसे जुड़ेगा? हैलोजन कैसे जुड़ेगा? तो जिंक क्लोराइड यहाँ क्या फैसिलिटेट कर रहा है? द क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है? CH3CH2OH। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। और क्या करना पड़ेगा? हीट भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। ये जो रिएक्शन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे, रिएक्शन कैसा हो रहा है भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है ना, OH की जगह पे क्या जुड़ रहा है? हैलोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ से कैसा रिएक्शन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो CH3CH2OH क्या बोलेंगे इसको? मिथ। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथेनॉल। जब उसको क्या किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा? CH3CH2 एज इट इज रह जाएगा, और जहाँ OH है वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा, और यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बन जाएगा? प्लस H2O बनकर स्केप आउट हो जाएगा।
और इस प्रकार क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल था और अल्कोहल से क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, अल्कोहल था, अल्कोहल से क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें हैलोजन एसिड की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड की बात करें तो सबसे तेजी से कौन रिएक्शन करेगा। देखिए अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा होता है। किसका साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। यानी कहने का मतलब HX में का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो सबसे तेजी से कौन टूटेगा, HI, उसके बाद कौन टूटेगा, HBr, उसके बाद कौन टूटेगा, HCl। HF बहुत बाद में टूटेगा, ठीक है, बहुत लेस, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। HF बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, H और F के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे कमजोर बॉन्ड किसके बीच का होता है, H और I के बीच का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन में साइज का बहुत डिफरेंस है, और साइज का डिफरेंस होने से बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है, बॉन्ड कमजोर है। तो जब बॉन्ड कमजोर है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझते हैं ना, अभी बताते हैं। इसको काइंडली कवर कीजिए, इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो पॉज करके। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल आप ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, तो अगर उसको आप HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैसा देगा, उससे धुआं जैसा उठेगा, क्लाउडीनेस अपीयर होगा। कैसा अपीयर होगा, क्लाउडीनेस अपीयर होगा, ठीक है। अगर उसी 1 डिग्री अल्कोहल को आप अगर रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, टर्बोडिटी, बहुत जोर से तूफान, मतलब बहुत तूफान के साथ रिएक्शन होगा, देखने के लिए मिलेगा टर्बोडिटी अपीयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सब IIT का क्वेश्चन है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्लाउडीनेस अपीयर होगा, धुआं धुआं सा उठेगा। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो क्या होगा, जैसे पानी कैसे खौलता है एकदम गर्म होने के बाद, वैसे ही टर्बोडिटी उसे कहते हैं, वही वैसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको यहाँ तक लिखिए। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पहले समझिए। अगर मान लीजिए कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ये OH क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। उस कार्बन से अगर डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, कितने कार्बन अटैच हैं, 3, तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखो एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है इस कार्बन से, क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री अल्कोहल, या इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। उसी प्रकार से मान लीजिए कि इससे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप, और बाकी OH है, इससे एक जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर एक भी नहीं जुड़ा होता, यहाँ भी हाइड्रोजन होता, तब भी वो 1 डिग्री अल्कोहल ही कहलाता, 1 डिग्री से कम नहीं होता है, ठीक है। मैं जरा चेक कर लूँ वीडियो क्वालिटी। आप लोग काइंडली क्या करेंगे, इसको पॉज करके नोट्स बना लें फटाफट। हाँ ठीक चल रहा है, मिटाओ इसको। इसको क्या कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल का था, अब हम 2 डिग्री अल्कोहल से बनाएंगे। क्या बना रहे हैं हम, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्कीन। मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल से हमने क्या बनाया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ रहा है। तो किसका यूज कर रहे हैं, लूकस रिएजेंट का, और हीट करना पड़ रहा है। क्यों हीट करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमको रिएजेंट के साथ हीट भी करना पड़ेगा, ठीक है।
अब अगर हम क्या लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हैं, क्या लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा, नो हीटिंग रिक्वायर्ड, फिर हमें हीटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब है CH3OH, देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको रिएक्शन करवाएं किसी के साथ भी, HCl HBr किसी के साथ भी करवा सकते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा और यहाँ पे हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रिएक्टिव होता है, इसीलिए आपको इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिएक्शन कर लेगा। ऐसा करने से क्या होगा, CH3 जहाँ जैसा था एज इट इज रह जाएगा, जहाँ पर बस OH था इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ का H बचा 100 और यहाँ का OH बचा 100 क्या बन जाएगा, H2O बनकर स्केप आउट हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल था तो क्या बन गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन। ठीक है, अगर मान लीजिए इस प्रकार 3 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे यानी टर्शियरी अल्कोहल ले लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए CH3, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जब एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ देखेंगे एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो तीनों अल्काइल ग्रुप के साथ और एक O के साथ बनाया है। इसके बाद फिर किसके साथ, सपोज दैट HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए तो यहाँ पर क्या करना है, रिएजेंट लेने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ना तो यहाँ रिएजेंट की ज़रूरत है और ना यहाँ इसको हीट करने की ज़रूरत है। ये क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस H2O, कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नो रिएजेंट, क्या लिख दे रहा हूँ, नो रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड, ना ही यहाँ पर हीट का भी ज़रूरत नहीं, डेल्टा का भी ज़रूरत नहीं है, रिएजेंट का भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल से बनाया, 3 डिग्री अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया और इन सभी में हमने क्या यूज़ किया, लुकस रिएजेंट का इस्तेमाल किया। अल्कोहल से हम लोग बनाना सीख लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अभी तो रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड करवाएं, अभी अल्कोहल से ही बना रहे हैं तो फ्रॉम अल्कोहल से ए पार्ट था, 1 के अंदर ए था, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मतलब HCl HBr, इनको हम क्या कहते हैं HF HI, इनको हैलोजन एसिड कहते हैं HX के साथ। अब हम B नंबर डालेंगे इसी के अंदर, अल्कोहल से और तरीके से भी बना सकते हैं, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद B देखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ PCl5। अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो सपोज हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, चलो ले लेते हैं CH3CH2OH मान लीजिए अल्कोहल ले लिया आपने और इसको रिएक्शन करवाया आपने PCl5 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, आपको हमेशा बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड बनना है, तो ऐसा क्या करना होगा, CH3CH2 ये तो एज इट इज रह जाएगा और जहाँ पर OH है उसके जगह पर क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है बस। अब उसके बाद क्या क्या बचा सो सोचिए, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, POCl3 और उसके बाद क्या बचेगा, POCl3 और इसके बाद क्या बचेगा, प्लस HCl। ठीक है, क्या क्या बचेगा, POCl3 प्लस क्या बचेगा, HCl। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोराइल क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था, उसको आपने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया आपके पास, क्लोरोइथेन बन गया या इथाइल क्लोराइड बन गया और फॉस्फोराइल क्लोराइड बना और क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो सब मिक्सचर बना। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि ये भी एक, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, OH हट करके यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, ये भी एक कैसा रिएक्शन है, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है जुड़ना, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसीलिए यहाँ पर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री
अल्कोहल। क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पहले वाले की तरह, तो यहाँ पर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा एज प्रीवियस वन, जैसा वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पर भी रहेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे, सी नंबर डालेंगे और हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ PCl5 के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ PCl3। किसका रिएक्शन विथ PCl3, तो अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ रिएक्शन करवा के भी हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे PCl5 था, यहाँ PCl3 है। जब 3 वाला रहेगा तो आपको क्या लेना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेना है, CH3 CH2 CH2OH, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का लेना है और रिएक्शन करवाना है PCl3 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल जहाँ पे OH है, 3 CH3 CH2 CH2 OH की जगह पे क्या लगा देंगे, Cl। क्लोरीन की संख्या भी तो 3 है ना, इसीलिए हमने 3 मॉलिक्यूल लिया था। क्लोरीन की संख्या 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिया था, तो यहाँ 5 था तो यहाँ 5 काहे लिया यार, तुम पूछ सकते हो तुम। तो क्योंकि हमको यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, हम नहीं लेते हैं, ये रिएक्शन ऐसा होता है। तो क्या होता है, POCl3 का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे फॉस्फोराइल क्लोराइड का HCl का, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ऐसा करने से क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब देखो बचा क्या तुम्हारे पास, अब तेरे पास 3 ऑक्सीजन बचा है, 3 हाइड्रोजन बचा है और फास्फोरस की संख्या कितनी बची है, 1 बचा है ना। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अब क्या बनेगा, जरा देखो क्या बनेगा। अब 3CH3 CH2 ये तो खत्म हो गया। अब फास्फोरस की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3, जरा दिमाग लगाओ क्या बनेगा, बताओ। 3 कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बच रहा है, क्या ऑक्सीजन बच रहा है, ऑक्सीजन भी 3 बच रहा है और फास्फोरस कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कोई ऐसा कंपाउंड होता है क्या, जरा सोचो। तो प्लस लिखते हैं, H3PO3 एक ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो साथ साथ क्या बनेगा, वहां पे क्या बना था, फॉस्फोराइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यानी यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट बन रहा है। यानी अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, तो क्या बनता है, एक तो एल्काइल हैलाइड बनेगा और क्या बनेगा साथ साथ, फॉस्फोरिक, स्पेलिंग मेंशन हो गया, गलत हो गया, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने क्या देखा, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl3, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट में है, D नंबर पे, वो है रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड और सल्फ्यूरस क्लोराइड। तो थायोनाइल, इसको जरा कॉपी कर लेंगे इसको बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जरा देखूं मैं, ना ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। तो B और C हो गया है, अब हम D की बात करेंगे। चल देखो, D नंबर में क्या है, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं ना, SOCl2। क्या पढ़ते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड, या इसी को आप प्यार से क्या बोल सकते हैं, सल्फ्यूरस क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, सल्फ्यूरस क्लोराइड। ओके, थायोनाइल क्लोराइड जो होता है इसका हम लोग इस्तेमाल वेपन्स बनाने में करते हैं, हथियार बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल, धमाकेदार बॉम्ब्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइजनस इन नेचर होता है, इसका जो स्मेल होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी अनप्लीजेंट होता है, मतलब इसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, काफ़ी अजीब सा गंदा सा महकता है। ठीक है, रिएक्शन विथ थायोनाइल, लेकिन रिएक्शन अगर थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दिया जाए तो सबसे प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और सबसे सस्ता एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। क्यों, देखते हैं जरा। अगर आपने क्या ले लिया, CH3 CH2, चलो ये छोटा एग्जांपल लेते हैं, उसको आपने रिएक्शन करवा दिया SOCl2 के साथ। ऐसा करने से क्या होगा पता है, एकदम लॉलीपॉप है भाई साहब, CH3 CH2 और Cl, बस। अब आपके पास क्या बच गया, प्लस SO2, SO बचा था O और एक O यहाँ का था, सो SO2, अब यहाँ का H और एक Cl बचा, तो क्या हो गया, HCl। सबसे खास बात क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये वेपर बन के, गैस बन के स्केप आउट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वेपर बन के स्केप आउट हो जाता है और कंटेनर में सिर्फ प्योर एल्काइल हैलाइड शेष रह जाता है।
कंटेनर में सिर्फ प्योर एल्काइल हैलाइड शेष रह जाता है। यानी हमको इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट का मिक्सचर नहीं मिलता है, हमको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। यानी मुझे जो चाहिए मुझे सिर्फ वही मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी कारण से थायोनाइल क्लोराइड का अल्कोहल के साथ का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी एल्काइल हैलाइड अगर आपको अल्कोहल से बनाना है तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, अल्कोहल को रिएक्शन करवाइए थायोनाइल क्लोराइड से, चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलें आगे, इजाजत है, चलते हैं। इसको कॉपी करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहां पर भी वही लॉजिक चलेगा, अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं सब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और सब में वही चलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा अल्कोहल का, वो क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल जो होगा इसी को फॉलो करेगा। 3 डिग्री यानी टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। आप लोग सोचते होंगे साला 3 डिग्री ही क्यों इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अभी हम आ रहे हैं मुद्दे पर, ठीक है, पहुंच रहे हैं, धैर्य रखेंगे आप 2 मिनट। चलिए इसको यहाँ पे कॉपी कीजिए। एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है, नोट करके बात, यहाँ पे अल्कोहल खत्म होता है, अल्कोहल यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना है। अब हम सवाल आता है कि जब हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं तो फेनॉल से नहीं समझेगा। देखो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल का रिएक्शन करवा के आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हम फेनॉल ले लेते हैं, फेनॉल समझते हैं ना, बेंजीन रिंग पर OH, तो फेनॉल का रिएक्शन करवा के हेलोएरिन बना देते, यही सब रिएजेंट रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी अल्कोहल से हेलोएल्केन जिस मेथड से हम बना रहे हैं वैसे आप फेनॉल से हेलोएरिन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सवाल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नोट करके हमने एक पॉइंट लिखवाया है कि क्या लिखवाया भाई, नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। कौन सा मेथड, अबव मेथड, ठीक है, अबव मेथड मत लिखो, मेथड्स, अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल, अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन, टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरिन फ्रॉम फेनॉल। काहे भैया, काहे नहीं कर सकते हैं, वाई नॉट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसका रीजन क्या है, इसके रीजन पे अपन बात करने जा रहे हैं। देखो एक बात समझना, देखो अल्कोहल के पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, HHOH। एक बात का ध्यान देना, लेकिन जब हम फेनॉल की बात करेंगे, कहाँ लिखें यार, चलो इसका रीजन यहां समझाते हैं, ठीक है, इसका रीजन यहां समझाते हैं, ठीक है। अल्कोहल ये है, रीजन क्या है। अगर लेकिन फिनॉल की जब बात करते हैं तो फिनॉल में क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, फिनॉल को जब आप एलाबोरेट करके इसका स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो कुछ ऐसा होता है, और अल्कोहल का स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो HCHHOH, या बहुत खुश अगर तुम हो तो ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, CH3, और ज़्यादा खुश हो तुम अगर तो इसको 3 डिग्री बना दो, ठीक है। देखो ध्यान समझो यहाँ पे, दोनों में अंतर क्या, जरा ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहेगा ना, यहाँ भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर तो रहेगा, ऑक्सीजन है तो 2 लोन पेयर तो रहेगा ना भाई साहब। लेकिन देखो यहाँ पर क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है। कॉन्जुगेट पेयर समझते हैं ना, कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरह का जो पेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, अगर ऐसा रहता है तो कॉन्जुगेट, लगातार कंसेक्यूटिव में, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, यानी एक इस तरह के पेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। और जहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर होता है, जहां पर देखो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी एक कॉन्जुगेट पेयर है। और जहां कॉन्जुगेट पेयर होता है वहां क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या? ये वाले देखो, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सब पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से। तो यानी जब देखा, जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के परिणाम स्वरूप क्या होगा? जब पहला स्टेप रेजोनेंस कीजिएगा तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर था, अब ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर रह जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये वाला जो लोन पेयर था ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये लगातार होता रहता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? लगातार होता रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर था, एक ही लोन पेयर रहेगा और एक लोन पेयर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। फिनॉल में क्या होता है? मतलब कहने का क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो मेथड हम लोग करा रहे थे रिएक्शन करवाने का, वहां पे क्या होता था? बेसिकली ROH रहता था, इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते थे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता था ना। जिंक क्लोराइड बताए ना क्या करता है? फैसिलिटेट द RO बॉन्ड को क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है। लेकिन जब AR की बात करते हैं, AROH की बात करते हैं, AROH की बात करते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड वाले रिंग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड एक्चुअल में होता है। और डबल बॉन्ड होने के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस कारण से जो चीज जितना आसानी से यहां से ऑक्सीजन टूट जाएगा, जितना आसानी से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड इतना आसानी से यहां टूटेगा, उतना ही डिफिकल्ट है इस बॉन्ड को ब्रेक करना। जब तक ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, देखो तुम बना क्या रहे हो? ROH से तुम बना क्या रहे हो? देखो तुम्हारे पास क्या है? तुम बना क्या रहे हो? OH से तुम बनाना क्या चाहते हो? यहां पे हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हो। जब तक ये हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक आप यहां पे हाइड्रोजन कैसे जोड़ पाओगे? और ये तो हटने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण आप जानते होंगे, इसको पूछेगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा मजबूत है? तो मेरे भाई, इसको तोड़ना आसान है कि इसको तोड़ना इसको तोड़ना आसान है? तो एकता में बल ना है जी, यूनिटी है स्ट्रेंथ। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है? कम हो जाता है, पकड़ मजबूत हो जाती है। तो कहने का मतलब डबल बॉन्ड होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है फिनॉल में, वो ब्रेक नहीं होता है। और जब ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन फर्दर कहां से करेगा? यही चीज पे हम बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में, कि ये रिएक्शन कि आप अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के आप हेलो एल्केन बना लेते हैं। तो अगर फिनॉल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एराइल हैलाइड का निर्माण क्यों नहीं होता है? यही सवाल पूछेगा। और तुम बायां दाहिना करने लगोगे मास्टर पढ़ाई नहीं किया, सब पढ़ाया है मास्टर, तुम्हारा कॉमन सेंस कहाँ है? तुम होश में रहोगे तब ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? बॉन्ड क्लीवेज का। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक ऑक्सीजन के जगह पर हेलो एल्केन ऐड नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड। तो ये एल्केन मतलब एलिफेटिक कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एरोमेटिक में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस बात को समझ गए होंगे। तो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अपने शब्दों में लिख लेंगे, या जिन बच्चों के पास नोट्स होगा PDF का तो काइंडली नोट्स में वो चीज़ मेंशन किया हुआ है, तो आप नोट्स से भी उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको मिटाते हैं, हमको इजाजत दीजिए। अब अल्कोहल से खत्म हुआ एक नंबर के अल्कोहल के अंतर्गत हमने ABCD पढ़ा है। अब हम दूसरा पॉइंट डालने जा रहे हैं यहाँ पर। अल्कोहल से बनाना खत्म, अल्कोहल से हेलो एल्केन बना लिए जो बनाना था सो। अब हम दूसरा मेथड बनाए, किससे? तो अल्कोहल के जगह पर हम यूज करेंगे अब हाइड्रोकार्बन्स। किसका यूज करेंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 नंबर डालते हैं और लिखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हम क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बनल रहेगा, उसके अलावा भी कुछ रह सकते हैं, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन उसमें लीड रोल में रहते हैं। बाकी के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं बेसिकली। बट कहने का मतलब क्या है कि मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को ही हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना चाहते हैं, हेलो एल्केन। हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही सबसे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एल्केन और एल्कीन से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक नंबर डालेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों, बट कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक जितना भी रिएक्शन हम लोगों ने देखा सब में सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरह का हो रहा है, सब में थोड़ा मैकेनिज्म अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी है सब्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जब होमोलाइटिक फ्यूजन किसी कंपाउंड का होता है, किसी भी कंपाउंड का होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। बहुत बच्चा समझे में है क्या बोल रहा है मास्टर वाह। चल देखो 11th है ये नहीं, गोल है तो कहाँ समझ में आएगा। ओह शिट, देखो बताते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, बताते हैं। क्लास 11th में पढ़ना था, कोई बात नहीं, अभी मैं ये मानकर चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो टॉपिक चल रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन लेते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है, CH4, इसका रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ। तो रिएक्शन कब होगा, जब इसमें सनलाइट का प्रेजेंस होगा। रूम टेम्परेचर पर रखिए 298 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस क्या बनेगा, HCl, या HCl बाहर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि इसको और तोड़ना चाहते हैं, इसमें और अगर हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं, तो फिर से वही करना पड़ेगा, Cl2H-, टेम्परेचर कितना, रूम टेम्परेचर पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा, हाइड्रोजन घटते चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 और क्लोरीन बढ़ता जाएगा। इसको आप फिर से क्या करना चाहते हैं, 298 केल्विन पे फिर से, अगर इसका H- का मतलब सनलाइट है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा करने से फिर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर घटेगा और क्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी। फिर अगर ऐसा क्लोरीनेशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, CCl4, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या बना आपके पास, क्लोरोफॉर्म, क्या बना, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया, ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या था आपके पास, एल्केन, इसमें कोई हैलोजन है नहीं, सिर्फ एल्केन है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, हैलोजन लग गया कि नहीं, क्लोरीन, तो क्या बन गया, ये हैलो एल्केन, ये भी हैलो एल्केन, ये भी हैलो एल्केन, ये भी हैलो एल्केन। बात समझ में आ रहा है। तो एल्केन से हैलो एल्केन बनाना बहुत सिंपल है, कैसे, उसका हैलोजिनेशन करके। कैसे, क्या करके बच्चों, हैलोजिनेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, X2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, Cl क्या है, X है, तो X2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। इस बात का लेकिन ध्यान देना है, इस बात का ध्यान देना है कि ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा, ये रिएक्शन कितना तेजी से होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। इसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कितना तेजी से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब समझा रहे हैं क्या होता है। और फ्री रेडिकल कौन सा हैलोजन सबसे तेजी से फ्री रेडिकल बनाएगा, तो जो सबसे बड़ा जल्दी टूटेगा, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये जनरल ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे लाइज करेगा। और एक्सेप्शन क्या लाइज करेगा कि फ्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। कहने का मतलब फ्लोरीन सबसे तेजी से यहाँ पर बॉन्ड, फ्लोरीन जो है वो सबसे तेजी से क्या करेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जब कंपाउंड CH3 के साथ जुड़ करके जब CH3F बनाएगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो खुद को झट से तोड़ करके इसके साथ जुड़ना पसंद करेगा। और वैसे भी फ्लोरीन का टूटना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इस कारण से क्या होता है कि ये जो है F2 जो है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन फास्ट करता है। जनरल ट्रेंड ये है,
बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शनलाइज करता है, ध्यान बताएंगे इसको अलग से हम कभी, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाया जा सकता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में आयोडीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा और कौन से कंपाउंड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो पेरोक्साइड्स, जनरली पेरोक्साइड्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है फ्री रेडिकल्स बताते हैं। अब चूंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें भी क्या होगा, 3 डिग्री एल्केन, कैसा एल्केन, 3 डिग्री एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्केन एंड 2 डिग्री एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के कारण 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री है। इसको यहाँ तक लिखिए, फिर हम समझाते हैं इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये 3 स्टेप में होता है। हम तीनों स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, यानी इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे अभी। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए फटाफट। हाँ क्या बता रहे थे भाई? चलो ठीक है, मैकेनिज्म बताना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, और ये 3 स्टेप में होता है। और सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चों वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएट मतलब शुरुआत, तो क्या इसका पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जो आप Cl2 लेते हैं, जैसे ही इस पे आप सनलाइट लगाते हैं और रूम टेम्परेचर मिलता है इसको, ये क्या होता है, दोनों क्लोरीन जो थे आपस में जो जुड़े हुए थे, शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाए हुए थे, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन था, ठीक है, ये क्लोरीन और क्लोरीन था, जैसे ही इसको सनलाइट मिलेगा तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तब ना बॉन्ड बना था। अब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल। क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ये भी क्या बन गया, इसके वैसा स्पीसीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। और फ्री रेडिकल कैसे, इस तरह का जो बॉन्ड टूटता है अपना इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जब बॉन्ड टूटता है, तो इस तरह के बॉन्ड को टूटना को क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो Cl2 था इसका क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन। होमो मतलब एक, होमो मतलब क्या होता है, एक, और फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। किसका टूटना, बॉन्ड का टूटना। कैसे टूटना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो अपना लगाया था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड अगर टूट जाता है, क्लीवेज होता है, तो उस तरह के फिजन को होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। और होमोलाइटिक फिजन के परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, फ्री रेडिकल्स निकलता है। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, Cl प्लस Cl, दोनों के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, ये क्लास 11th का पार्ट था, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं इसको। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बना। अब उसके बाद क्या करेगा, ये जो CH4 के साथ रिएक्शन करेगा। अब उसके बाद ये पहला स्टेप था। स्टेप 2 को बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, यानी पुराना वाला खत्म होते जाना और नया वाला बनते जाना। प्रोपगेशन का मतलब ओल्डर वर्जन जो है, ओल्ड वाला जो रेडिकल रहेगा वो टर्मिनेट पता चला जाए और नया रेडिकल बनता जाए और नया काम होता जाए। तो प्रोपगेशन का मतलब होता है पुराना खत्म होते जाना और नया बनते जाना, उसको क्या कहते हैं, प्रोपगेशन। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। इसमें क्या होगा, इसका जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, और ऐसा करने से क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसको भी फ्री रेडिकल बना देगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, फ्री रेडिकल को देखकर ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा। इसका हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था, जी नहीं समझा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अभी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसके पास क्या हो गया,
H3C बच गया फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। अब हाइड्रोजन वाला फ्री रेडिकल और क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर गया, क्या बन गया HCl। और इसको क्या छोड़ दिया, बेचारा छोड़ दिया इसको, नहीं समझा जी। देखो यहाँ पे ध्यान ही नहीं देता है। सबसे पहले CH4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इस फ्री रेडिकल को देख कर ये क्या करेगा, ये भी फ्री रेडिकल होगा। यहाँ पर कितना, ये सब कैसा बॉन्ड बना है, शेयरिंग बॉन्ड बनाना है जी। हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो ड्यूप्लेट पूरा करना चाहेगा, और कार्बन के पास 4 है तो वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो क्या हुआ है, शेयरिंग करके बॉन्ड बना है। ये सब बॉन्ड का नेचर कैसा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का नेचर कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग करके बनाया है। अब क्या हुआ, इसको फ्री रेडिकल को देख करके ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बनना है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, चलो अलग, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो CH4 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो निकल गया। तो एक हाइड्रोजन ये ले लिया, एक हाइड्रोजन ये ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल था वो इसके पास जाएगा, ना हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमको अच्छा पार्टनर मिल गया, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप हो गया, तो इसके साथ क्या हुआ, HCl। नहीं समझ में आया, इसको मिटाएं, काहे मिटाएंगे। चलो दूसरा बात, अगला स्टेप में क्या होगा, अब ये जो फिर CH3 है, ठीक है, दूसरा स्टेप ये चलो A है। इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या होगा, फिर से ये फर्दर जो CH3 डॉट है ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या बना देगा, फिर वैसा ही इसको देख करके अब ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 Cl हो जाएगा और फिर क्या कर देगा, Cl क्लोरीन को फ्री रेडिकल बना देगा और फिर वैसा ही होगा। ये चीज़ रिपीट होगा बार बार, AB रिपीट हो चला जाएगा। ए आप क्लोरीन जैसे फ्री रेडिकल था, CH4 के साथ रिएक्ट किया, फिर से वैसा ही क्या होगा, ये Cl बना, अब फिर से ये Cl क्या करेगा, फिर CH4 के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा इसको, CH3 फ्री रेडिकल प्लस फिर HCl। फिर ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस फिर से क्या हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। मतलब ये प्रक्रिया बार 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 चलता रहेगा। बस समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो कब तक चलता रहेगा सर, ये अनंत काल तक चलता रहेगा का, नहीं, इसका जब उसको मुलाकात हो गया, मान लो अभी चेन टर्मिनेट करने की बारी आई, तो तीसरा स्टेप हम बात कर रहे हैं। तो स्टेप 3 को हम बोलेंगे चेन खत्म होना को बोलते हैं टर्मिनेट होना, तो इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग। दिस इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसका इधर से हम एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री जा रहे थे, उधर से भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री आ रहा था, हम लोग दोनों मिल गए, अरे तेरे पास भी केवल इलेक्ट्रॉन है, तू मेरा ही जैसा जाहिल है, आओ इधर आओ। वो भी क्या बोलेगा, अरे हमारे पास भी केवल इलेक्ट्रॉन, चलो हम लोग दोनों मिलकर कुछ कांड करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो मेरा इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के क्लोरीन Cl2 बन जाएगा। तो इसके पास ऐसे रहेगा, इसके पास ऐसे रहेगा। मान लो इधर से आ रहा है, दोनों बेचारा मिलकर क्या हो जाएगा, बॉस बन जाएगा। तो क्या करेगा, Cl2 बन जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, वही रुक गया। जब फ्री रेडिकल रहबे नहीं किया तो रिएक्शन रुक जाएगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, CH3 ये भी इधर से जा रहा है, अरे तुम भी मेरा ही ऐसा है, आओ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग दोनों मिलकर कुछ कांड करते हैं, कांड कर दिया। अगला में क्या हो सकता है, मान लो इसका एक फ्री रेडिकल और इसका एक फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा भाई, CH3Cl। यहाँ भी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो रिएक्शन स्टॉप होने के 3 तरीके हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये 3 स्टेप में हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको लिख ले काइंडली। अब सवाल ये आता है कि एल्केन से तो हमने रिएक्शन बनाना सीख लिया, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, तो इसका ड्रॉबैक हम लोग देखेंगे, यानी एल्केन से बनाना अच्छा है या नहीं है, इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान समझिएगा। अभी ये जो एल्केन से बनाने में क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर आप एल्केन से हेलो एल्केन बनाते हैं, तो किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहला परेशानी ये है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास CH4 है और Cl2, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक कार्बन वाला कंपाउंड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त है एकदम, बहुत बढ़िया है। मतलब क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, एकदम लॉलीपॉप है ना। लेकिन अगर एक से अधिक कार्बन वाला कंपाउंड हो गया,
अगर एक से अधिक कार्बन वाला कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH3 हो गया, या मान लीजिए CH3 CH2 CH3 हो गया, या मान लीजिए CH3 CH2 CH, मतलब समझ रहे हैं ना आप, भावनाओं को समझो, भावनाओं को। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे 298 केल्विन पे, प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, 2 एक से अधिक है ना, तो लास्ट के 2 किसी कार्बन में क्या होगा कि यहाँ पर CH3 CH2 एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CHCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 प्लस एक और तरीका हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, मतलब ये दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर कोई भी नहीं बनेगा, दोनों बनेगा। नहीं समझ में आया क्या प्रॉब्लम आया? सो प्रॉब्लम आया कि अगर आप एक से अधिक कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे तो कार्बन 2 मिल जाएगा, तो ये क्लोरीन किसके पास जाकर अटैक करेगा, कंफ्यूज हो गया कि हम इसके पास जाए किसके पास जाए, तो ये दोनों के पास जा सकता है, किसी भी 2 कार्बन के पास जा सकता है। अब यहाँ पर एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो मजबूरी है किसी कार्बन के पास ना जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो विकल्प आ गया ना, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो किसी भी 2 कार्बन के पास जा सकता है, तो या तो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसके पास जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, और इसका नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा बच्चों 1-क्लोरोब्यूटेन। तो दोनों प्रोडक्ट तो चेंज हो गया ना, प्रोडक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। वहां पर क्या बन रहा था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का मिक्सचर बन रहा है। और आपको पता है ये वाला जो बनेगा ये 55% अगर बनेगा तो ये वाला कितना बनेगा 45% बनेगा। ये बात समझने वाली बात है कि ये 55 क्यों बनेगा और ये 45% क्यों बनेगा, दोनों, लेकिन ये वाला ज्यादा बनेगा। क्यों ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कैसा अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और ये कैसा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब भैया कोई चीज रिएक्शन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल। अब जब स्टेबल होने के लिए रिएक्शन हो रहा है तो जब हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम करने उतना ही मेहनत करके हम 100 रुपया कमाएंगे, उतना ही मेहनत करके हम 500 रुपया कमाएंगे, तो हम कौन वाला काम करना पसंद करेंगे, उतना ही मेहनत करके इसमें हम 500 रुपया कमाए वो वाला काम करना पसंद करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन तो दोनों हो रहा है, लेकिन ये वाला जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना ज्यादा पसंद करेंगे एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इसीलिए ये ज्यादा बनेगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये क्या बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए प्रोडक्ट ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन बनेगा दोनों। तो अगर आपको कोई सिर्फ ये वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा कि नहीं महंगा हो जाएगा भैया, इसमें आदमी लगेगा, मशीन लगेगा, बिजली लगेगा और केमिकल लगेगा, तो भाई प्रोडक्ट का दाम तो बढ़ जाएगा ना। लेकिन अगर सिंपल बनाना है, यानी एक कार्बन वाला है, तब तो बहुत अच्छा है। बात समझ में आ रहा है, एल्केन से क्या प्रॉब्लम है, बात समझ में आ रहा है। इसका भी उपाय करेंगे अभी हम, ऐसा हम क्या कांड इसमें करें खाली यही वाला बने, ऐसा हम क्या कांड करें खाली यही वाला बने, अभी वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन एल्केन से पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट खाली बने तो ऐसा क्या कांड करें, तो उसके लिए फिर आपको एल्केन नहीं एल्कीन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एल्कीन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इसके बाद हम अब एल्कीन में जाएंगे। हम एल्केन से काहे माथामारी करें, इसको बना लें और फिर उसको प्यूरिफाई करते रहें बैठ करके, मेरे पास कोई काम नहीं है, इतना बेकार है मेरा एम्प्लॉय, इतना बेकार है मेरा पैसा, हम इसे क्यों बनाएंगे। जब हमको एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो हम एल्केन के बजाय एल्कीन प्रीफर करेंगे, तो हम एल्केन से नहीं अब एल्कीन से बनाएंगे। इसका ड्रॉबैक समझ में आया। इसका एक और ड्रॉबैक है, इसका एक और ड्रॉबैक है। इसका एक और ड्रॉबैक क्या है भाई, ये तो पहला ड्रॉबैक हो गया, समझ में आया। क्या ड्रॉबैक था कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट निकल के आता है, एक से अधिक प्रोडक्ट निकल के आता है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। और प्यूरिफिकेशन करने से क्या होता है, कॉस्ट प्रोडक्ट का उत्पाद का दाम बढ़ जाता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा भाई, इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा।
अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, CH4 प्लस I2 आपने सपोज दैट लिया, आपने Hμ दिया और 298 केल्विन लिया, ऐसा करने से क्या होगा, ये CH3I प्लस HI बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप इस HI को नहीं स्केप कर, लगातार इसको क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूसली रिमूव आउट, इसको लगातार रिमूव आउट करना पड़ता है। अगर इसको रिमूव आउट नहीं करेंगे, अगर इसको रिमूव आउट नहीं करेंगे, ध्यान देना, ये नहीं खाली बना छोड़ दिए चलो हो रहा है, चावल थोड़े ना बना छोड़ दिए, बीच में चेक करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब अगर इसको इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर आपको ये चाहिए तो इसके साथ साथ ये भी बनता है और ये स्केप आउट नहीं होगा, ये क्या करेगा, फिर इसके साथ दोनों आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। ध्यान समझिएगा क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा क्या हो रहा है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट बना देता है HI। अगर आप इस HI को स्केप आउट तुरंत छान के नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, इसके लिए कैसे करेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके हम बताएंगे, रिएजेंट यूज करेंगे। लेकिन अगर इसको नहीं हटाएंगे, अगर इसको आप नहीं हटाएंगे तो ये दोनों फिर से आपस में रिएक्ट करके फिर जस का तस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर देगा। तो फिर क्या फायदा हुआ, आप इसको बना रहे हैं, आप फिर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, फिर वैसा ही हो गया, फायदा क्या हुआ इतना केमिकल लगाने का, इतना इंजीनियर्स लगाने का। तो इसके लिए क्या करना है, इसको लगातार रिमूव आउट करते हैं। अब सवाल आता है कैसे इसको स्केप आउट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे, आयोडिक एसिड। क्या ले सकते हैं, आयोडिक एसिड ले सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 5 आयोडीन और 6 आयोडीन हो गया, तो लिख सकते हैं 3I2 हो गया, प्लस क्या क्या बच गया भाई, 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3H2 बना दो ना, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो नहीं समझा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसको आप लगातार हटाना चाहते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में आप क्या ऐड कर दीजिए, आयोडिक एसिड ऐड कर दीजिए। आयोडिक एसिड क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवा करके और HI को हटाते चला जाएगा और सिर्फ यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, प्योर प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा और फिर जस का तस हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, इसको हटाना है। कैसे हटाना है, तो इसमें आयोडिक एसिड डालना है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवा करके आयोडीन को बाहर करता जाएगा और वाटर को स्केप आउट वेपर करके बाहर करता चला जाएगा। हम समझते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरी बात तो जरूर समझ में आ रही होगी। जरा चेक कर लें वीडियोस कैसा बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि कैमरा ओवर हीटिंग हो रहा है, मैसेज दे रहा है, तो इसके बाद हम खाली एल्कीन पढ़ेंगे, B नंबर डालेंगे और पढ़ेंगे एल्कीन। एल्केन से तो हमने बना लिया, हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी आता है, एल्कीन भी आता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के अंदर भी रिएक्शन है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं चलता है। एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, एल्कीन में होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन में होता है एडिशन रिएक्शन, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्कीन में एडिशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया, अब यहाँ पर होगा एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ते जाना है, यहाँ पर भी वही चीज़ है बट बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ता है। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एक हटता था OH तब जाके X जुड़ता था। जुड़ तो वहाँ भी रहा था, जुड़ यहाँ भी रहा है, बट वहाँ पर OH हटता था और X जुड़ता था। लेकिन यहाँ पर कुछ हटेगा नहीं, बस बॉन्ड टूटेगा और जुड़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करवा दिया HX। HX क्या होता है, हैलोजन एसिड होता है। इसके साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो किसी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन के पास हैलोजन जा सकता है। सपोज दैट CH2 यहाँ पर चला गया हाइड्रोजन, यहाँ चला गया हैलोजन, या फिर ऐसा हो सकता है CH2 यहाँ चला गया हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ गया हैलोजन। बात समझ में आ रहा है। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, CH3CH2X। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH2 इसको भी तो ऐसा ही लिख सकते हैं, CH3CH2X। प्रोडक्ट क्या है, सेम है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास ये लेकिन कैसा एल्कीन है बच्चों, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं क्या है, सेम है, तो इस तरह के एल्कीन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्री मतलब होता है बराबर,
डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। उसको रिएक्शन करवाए हैलोजन एसिड के साथ, तो क्या परफॉर्म किया? एडिशन रिएक्शन। यहां पर डबल बॉन्ड टूटा और किसी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और किसी दूसरे कार्बन के पास हैलोजन चला जाएगा, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? इसके लिए कोई रिएजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, एकदम से सिंपल है, लॉलीपॉप है। एक्स का मतलब क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे, तो एल्कीन हो गया, सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। देखो, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन की संख्या 1 है, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन की संख्या 2 है, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर इसको अब हम ट्रीट करेंगे HX के साथ, तो क्या होगा भाई? अगर इसको हम ट्रीट करते हैं HX के साथ, तो क्या होगा? यहाँ देखिए, ये एल्कीन है, एल्केन नहीं है, एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH एज इट इज रहेगा, बस ये डबल बॉन्ड टूटेगा। इन जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट रहा है, उन्हीं दोनों कार्बन में जुड़ेगा। ये नहीं कि इन दोनों में डबल बॉन्ड यहाँ घटा रहे हैं और हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहे हैं, हैलोजन यहाँ जोड़ रहे हैं। जब इन दोनों कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटा है, तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई ना। जब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, तो ये दोनों ना अपना वैलेंसी फुलफिल करेंगे, इसमें तुमको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2। अब सवाल आता है किसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसमें हैलोजन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत सिखाए थे आपको हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हम ऐसा क्या, किसमें हम हैलोजन को जोड़ें, किसमें हम हैलोजन को जोड़ें कि मेरा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनने के लिए हम अगर यहाँ हैलोजन को जोड़ देंगे, तो क्या ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा? ये तो 1 डिग्री ना बन गया। तो अगर हमको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कुछ नहीं पता है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 डिग्री बनाने के लिए हैलोजन कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा? जहाँ पर CH2 था वहाँ पर CH3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा H। यानी कहने का मतलब, यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ उसको हम बोलेंगे मार्कोव निकोव रूल। पढ़ा है आप लोगों ने, मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव रूल क्या कहेगा कि हमेशा क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या बनेगा? स्टेबल होता है, इसलिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनने के लिए क्या करना होगा? सेकंड लास्ट कार्बन के पास आपको हैलोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 4 कार्बन का होता, सपोज दैट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको आप HX के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या होता? आपके पास क्या बनता? CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर X आता। हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि हाइड्रोजन जो होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा। देखिए, इन दोनों कार्बन में क्या है? इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा। जिस हाइड्रोजन के पास, मतलब जिस कार्बन के पास, देखिए इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी इसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, फिर भी हाइड्रोजन इसी के पास जाएगा। याद रखने के लिए बता रहे हैं किसके पास जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मार्को निको रूल जो होता है, मान लीजिए मैंने क्लास में एक बार एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि गर्ल्स, लड़कियां जो होती, गर्ल्स ऑलवेज फॉलो मार्कोव निकोव रूल। गर्ल्स ऑलवेज फॉलो मार्कोव निकोव रूल। जानती है कि उस लड़का का पहले से ही 3-4 गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो उसी से सेट होती है, फिर भी वो उसी से सेट होती है। जिसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उससे सेट होना मुश्किल है। यानी जिसके पास 3-4 गर्लफ्रेंड पहले से है उसके पास ही जाके सेट होती है। यानी कहने का मतलब क्या है आपके यहाँ पर, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसी के पास ये लड़की आ रही है। तो मार्को निको रूल लड़कियां फॉलो करती हैं, उससे हम समझते हैं कि आपको याद रहेगा एग्जाम तक हमेशा। तो जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके पास, उसको छोड़ देगा, जाओ तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम्हारा औकात नहीं है हैंडल करने का। उसके पास किसको भेज देगा? हाइड्रोजन को। तुम जाओ, तुम समझो उससे। तो समझ में आ रही है बात? तो हमेशा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो मार्कोव निकोव रूल समझ में आया।
अब अगर मान लीजिए कि इसमें आप डाल देते हैं पेरोक्साइड, क्या डाल देते हैं, पेरोक्साइड, इसको मिटा रहे हैं। अब अगर इसमें आप क्या डाल देते हैं, पेरोक्साइड डाल देते हैं, सपोज दैट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि CH3 सब कुछ वही है प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर लिखा हुआ अगर आ गया पेरोक्साइड, क्या लिखा आ गया, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है मार्कोव निको रूल फेल्योर हो जाता है और यहां क्या हो जाएगा, एंटी मार्को लगेगा, CH3 CH CH2। अब देखना क्या है कि इसके पास क्या जुड़ेगा, प्लस HX तो लेना ही पड़ेगा ना। अब हमने क्या बताया था कि हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन वो कौन बोलता है, मार्कोव निको। यहाँ नाम का है एंटी मार्को। जब पेरोक्साइड होता है ना तो मार्कोव निको रूल कब फेल कर जाता है, जब पेरोक्साइड का प्रेजेंस होता है। पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, वैसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे ये पेरोक्साइड हो गया, इसी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उस लिंकेज को हम बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। और ये पेरोक्सी लिंकेज जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये पेरोक्साइड हो गया। अब पेरोक्साइड हो गया मतलब अब मार्को निको फेल हो गया। अब इसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो हाइड्रोजन इसी के पास जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहां पे आ जाएगा हैलोजन, यानी क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2X और क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यानी अगर मार्को निको रूल बनेगा लगेगा तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा स्टेबल, लेकिन अगर एंटी मार्को रूल लग गया तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। याद रखिएगा जब हम एल्केन ले रहे थे तो एल्केन में, जब एल्केन में डबल बॉन्ड तो होता नहीं है, वहां पर क्या बन रहा था, दोनों बन रहा था। लेकिन जब एल्कीन लिए हैं आप तो एल्कीन में कोई एक ही बन रहा है। अगर मार्को निको फॉलो करवाते हैं, कुछ नहीं डालते हैं रिएजेंट, तो मार्को निको अपने आप फॉलो करेगा। लेकिन अगर पेरोक्साइड डाल दे रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है, पेरोक्साइड डालने का मतलब है कि नहीं, तुमको मार्को निको नहीं फॉलो करना है, उसका उल्टा फॉलो करना है, एंटी मार्को। यानी जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उसके पास नहीं जाना है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास जाकर के 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना है। इसको हम एंटी मार्को निको रूल कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं प्यार से, एंटी मार्को निको रूल, या इसको हम प्यार से कहते हैं खरास इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, खरास इफेक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कॉपी कीजिए इसको। इसके अलावा एक एडिशन रिएक्शन एक और क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। एल्कीन के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन, और 5 मिनट चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन, इन एल्कीन, एल्कीन में अगर हैलोजन ऐड कर दें तब भी मेरा काम बनेगा। जैसे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, Br2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, किसी एक कार्बन के एक पास, दोनों पास जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कि नहीं। ये क्या है, एल्कीन, क्या बना, हेलो एल्कीन। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हैलोजन हुआ ना, एडिशन ऑफ हैलोजन हुआ ना। चलिए अब एडिशन ऑफ हैलोजन के अंतर्गत कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन है और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या बनाने के लिए, स्पेशल एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, स्पेशल एल्काइल हैलाइड। स्पेशल मतलब आयोडाइड, मतलब एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, नहीं समझे, मतलब आयोडीन वाला हैलोजन कंपाउंड बनाना है। अगर एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए स्पेशल है। बाकी जितना बताए वो तो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए तो है ये था, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन के लिए स्पेशल बनता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन। ये सब क्या होते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ एडिशन किए हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज करके हम एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे आपके पास मान लीजिए क्या है, CH3Br है, इसको आप अगर ट्रीट करते हैं NaI के साथ, देखिए ये वाला, ये भी आयोडीन है, ये भी ब्रोमीन है, दोनों हैलोजन है, तो क्या हो जाएगा, CH3I प्लस NaBr, मतलब आयोडीन यहाँ चला गया और ब्रोमीन इसके पास चला गया। तो क्या हुआ, हैलोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आयोडीन का प्रोडक्ट बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन। और अगर मान लीजिए हमको फ्लोरीन स्पेशल कंपाउंड बनाना है तो क्या बोलेंगे उसको, स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। ये स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं? स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये फ्लोराइड वाला फ्लोराइड वाला बनाने के लिए होता है, मतलब एल्काइल फ्लोराइड, मतलब वैसा सिर्फ फ्लोरीन वाला हैलोएल्केन बनाने के लिए काम आता है। यहाँ पे भी क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज होता है। आपके पास सपोज दैट क्या है, CH3Br प्लस क्या ले लीजिए आप, AgF ले लीजिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? CH3F हो जाएगा प्लस AgBr हो जाएगा। इसके अलावा AgF के अलावा भी आप यूज कर सकते थे, SbF3 का यूज कर सकते थे, ठीक है। उसके अलावा किसका यूज कर सकते थे? Sb मतलब क्या होता है समझते हैं ना? एंटीमनी बिस्मथ। CH3Br प्लस AgF, वहां से क्या हो जाएगा? हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो जाएगा? देखो हैलोजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सिल्वर के साथ फ्लोरीन था, CH3 के साथ चला गया है। इसके अलावा क्या यूज कर सकते थे आप? COF3 का भी यूज कर सकते थे या Hg2F2 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इनमें से कोई भी का भी इस्तेमाल करके आप इस प्रकार से एक हैलोएल्केन से दूसरा हैलोएल्केन बना सकते हैं। यानी फ्लोरीन और आयोडीन वाला अगर हैलोएल्केन बनाना है तो उसके लिए स्पेशल रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और उसको हम कहते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आयोडीन वाले के लिए। और फ्लोरीन का बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन। क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में, और चूंकि लास्ट का है ना इसीलिए। यहाँ पर खत्म होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। अब स्टार्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन, ठीक है। एक और हो सकता है बाय सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। एक और हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक और तरीका हो सकता है बाय सिल्वर साल्ट से भी आप बना सकते हैं बच्चों। सिल्वर साल्ट मतलब कहने का मतलब कि आपके पास CH3COO है, उसको आप रिएक्शन करवा दिए, मान लीजिए हैलोएल्केन के साथ रिएक्शन करवा दिए, एक्सचेंज करवाना है ना, उसके साथ अगर रिएक्शन करवा दिए, सपोज दैट Br2 के साथ रिएक्शन करवा दिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? CH3Br हो जाएगा, CH3Br प्लस CO2 उड़ जाएगा गैस बन के, प्लस AgBr हो जाएगा। नहीं समझे? तो सिल्वर सॉल्ट से अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? CH3COOAg प्लस Br2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, स्केप आउट होगा और आपके पास क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसको अब क्या बोलते हैं? सिल्वर एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर एसीटेट। और भी तरीका है बनाने का, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है। CBSE बोर्ड, जैक बोर्ड, ICSE बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको इस चैनल में आपको क्या मिलेगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही आपको हर चैप्टर्स के बीच बीच में NCERT के सॉल्यूशन, सारे NCERT की एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके समझा कर इसी प्रकार वीडियो बनाकर आपके चैनल में, मतलब इस चैनल में मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो काइंडली वीडियो को पॉज करके रोक कर देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास था, इसको हमको कम लिमिटेड समय में ख़त्म करना होता है। टॉपिक भी, कंटेंट भी कम नहीं कर सकते हैं, पढ़ाना भी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट।